हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं सुबह 11 बजे आपकी जीके जीएस की बेहतरीन क्लास होती है, ज़बरदस्त क्लास होती है। बेहतर तरीके से आपके यहाँ पर देख सकते हैं रिवीजन भी आपको करा देते हैं समय समय पर, ताकि जो भी आप पढ़ें उसका अच्छे तरीके से बेहतर आपका यहाँ पर कह सकते हैं रिवीजन भी आपका हो जाए। ठीक है ना। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, राधे राधे सभी को, जय हिंद, खुश रहे, ईश्वर सफल बनाए, जय मां शारदे सभी को नमस्ते, हर हर महादेव। और हमारी जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, देखिए शाम को 6 बजे यूपीजी के और रात को 8:50 में हिंदी है। जल्द यहाँ पर करंट अफेयर की क्लास भी आपको मिलने वाली है, तो लगातार जुड़े रहिएगा। साथ में हमारे ऐप में जुड़ सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं। आप लोगों के लिए बिल्कुल व्यवस्था ऐसी की गई है ज़बरदस्त तरीके से, जो आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं, और लगाना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो फिर आप कंपटीशन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि तैयारी आपको तभी पता चल पाती है। ऑनलाइन जब से आपके एग्ज़ाम होने लगे या ऑनलाइन तरीके से आपकी जब पढ़ाई होने लगी, तो मॉक टेस्ट आपका ज़रूरी है। तो हमारे ऐप में जुड़ सकते हैं। जो चीज़ आपको बाहर 300-400 रुपये में आपको मिलती थी पूरे साल भर के लिए टेस्ट सीरीज, वो आपको फ्री में दी जा रही है। हमारे किसी भी कोर्स को आप परचेज कर लेंगे, और कोर्स का प्राइस भी आप जानते हैं कितनी है, बिल्कुल थोड़ा सा प्राइस रहता है, 50 रुपये 60 रुपये मैक्सिमम। यहाँ पर हिंदी का फुल कोर्स जो आपका 99 में है। जैसे परचेज करेंगे तो आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी फ्री हो जाएगी, और अनलिमिटेड हर एग्ज़ाम के लिए है ना, आप लोग टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। इसलिए ऐप को डाउनलोड करिए, देव जी के ट्रिक ऐप है ना, उससे अपनी बेहतर तैयारी भी कर सकते हैं। बाकी जो यूट्यूब में आपको क्लासें दे रहे हैं वो सब फ्री क्लास है, आराम से पढ़ सकते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। तो चलिए, आवाज़ वगैरह क्लियर होगी, और इसके बाद हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से क्लास को सॉल्व करेंगे, ठीक है। राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है, द फ्रैक्चर हिमालयाज इंडिया टिबेट चाइना 1949 है ना 62 पुस्तक के लेखक कौन है। पहला एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन आया है, और ये है आपके निरूपमा राव की है। याद रखिए, इसके जो आपके लेखक हैं, इस पुस्तक के जो राइटर हैं, इनका नाम है निरूपमा राव, नाम है, याद रखिएगा। और ये जो किताब है वो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने प्रकाशित किया था। किसने? तो आपके पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने प्रकाशित किया था। इसका आंसर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कुल्लू घाटी किसके मध्य अवस्थित है। चलिए जवाब देना है। अगर आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे, परेशान नहीं होना है ना। जब तक आप मेहनत करेंगे नहीं तब तक दिक्कत तो आएगी, है ना, और स्टार्टिंग में थोड़ी समस्या बनेगी। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और आपके सामने दिया गया है कि सर कुल्लू घाटी जो आपकी है किसके मध्य है। दूसरे को ऑप्शन देना है। जवाब लगभग सभी का सही है। हमने कहा सर यहाँ पर धौलाधार और पीर पंजाल, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर है। जवाब बिल्कुल होगा। जो कुल्लू घाटी है वो धौलाधार जो श्रेणी है और पीर पंजाल श्रेणी की आपके मध्य आपकी कुल्लू घाटी होती है, जो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। जय मां शारदे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 3 नंबर में, और आपसे कह रहा है कि सर पत्तन बताना है और राज्य बताना है, कौन सा आपका बंदरगाह है और किस राज्य में है। जैसे भटकल आपका पत्तन कहां पर है, तो भटकल आपका है, याद रखिए, कर्नाटक में आपको मिलेगा। और एलेप्पी जो आपका पत्तन है, एलेप्पी जो आपका बंदरगाह है, ये आपके केरल में आपका है ना। यहाँ पर काकीनाडा आपने नाम सुना ही होगा, ये आपके आंध्र प्रदेश में होगा। और तूतीकोरिन जो आपके है वो तमिलनाडु में है। गजब का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर, और आपसे कह रहा है कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत पुराना है और अभी तक लगातार अपने ट्रेंडिंग में रहता है। दोस्तों ये है काली मिट्टी। काली मिट्टी को है ना रेगुड़ मिट्टी भी कहती है, और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो काली मिट्टी है आप देखेंगे, जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, आपका गुजरात हो गया, ऐसे एरिया में देखने को आपको मिलती भी है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 5 में, और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य है जो नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। दोस्तों नर्मदा नदी घाटी है, इसमें से महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इसमें से राजस्थान का स्थान नहीं है। याद रखिए, इसका मतलब है कि नर्मदा नदी घाटी का जो कह सकते हैं भाग नहीं आता है वो आपके राजस्थान है। इसमें से जो नर्मदा घाटी है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात यहाँ पर सम्मिलित है। इसका आंसर डी, जिसका आ गया है बिल्कुल सही जवाब, राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 6 नंबर, आपसे कह रहा है, पहला ऑप्शन है, कह रहा है स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। बताइएगा, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। क्या स्वर्ण क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। हमें तो नहीं लग रहा है कि पहला ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी कह सकते हैं आप, फल उत्पादन कह सकते हैं, मधुमक्खी पालन भी कह सकते हैं। मतलब पहला ऑप्शन तो आपका बेस्ट नहीं लग रहा है। यहाँ पर देखा जाए, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है
एक मिनट, नहीं शब्द आपसे दिया गया भाई, क्वेश्चन को समझिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। नहीं शब्द दिया गया है ना, स्टार्टिंग में नहीं शब्द दिया गया है, क्योंकि नीली क्रांति जो आपकी उर्वरक उत्पादन, नीली क्रांति उर्वरक, और भाई यहाँ पर बागवानी, और बागवान में तो फल तो लगेंगे ना भाई, बागवानी है और बागवानी को तो हम लोग यहाँ पर बागवानी को फल उत्पादन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट आपका सही है ना। फिर दिया गया है आपसे नीली क्रांति, और नीली क्रांति का संबंध आपको उर्वरक नहीं होगा, है ना, उर्वरक नहीं होगा, मतलब बी नंबर आपका गलत दिया गया है। कह रहे सर पीली क्रांति अंडा उत्पादन है, तो आप कहेंगे सर पीली क्रांति अंडा उत्पादन से ये तो आपका नहीं होगा, पीली क्रांति इनमें से आपका होगा नहीं होगा, है ना। फर्स्ट और सेकंड गलत है, और गलत आपसे पूछा गया है, और गलत पूछा है तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इसमें है और फल उत्पादन बागवानी में आ जाता है, इसका मतलब आपका फर्स्ट सही है, लेकिन सेकंड थर्ड आपका गलत है, और आपसे गलत ही पूछा गया था। कितना अच्छा क्वेश्चन आपका है, दिमाग को बिल्कुल से तुरंत ही बिल्कुल से कंफ्यूज कर देने वाला, ऑप्शन आपका डी बनेगा। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 7 में, और आपसे कह रहा है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो आपका इनमें से कौन है। याद रखिएगा, यहां पर देखा जाए तो आपके भारत में कृषि को जो प्रभावित करता है सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्या होती है? बारिश। यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा, वृष्टि मतलब बारिश। ये सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जलवायु है वो आपका कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय है। इसमें से दोस्तों आपकी वृष्टि मतलब आपकी बारिश, ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान आता है। ऑप्शन नंबर आपका बी आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 8 नंबर, और आपसे कह रहा है पृथ्वी के उद्भव की नेबुलर परिकल्पना किसने दी। मतलब पृथ्वी का जो उद्भव हुआ दोस्तों, याद रखिएगा, इनके नेबुलर परिकल्पना जो दिया है वो एमैनुअल कांट ने दिया है। इसका आंसर बी राइट हो जाएगा, एमैनुअस कांट, इसका आंसर बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा, नया क्वेश्चन भी आपको दिया गया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, और आपसे कह रहे हैं सर जी ये बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सुमेलित नहीं है। फर्स्ट नंबर आपके सामने है, और आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, एक सिंह के गैंडे के लिए है। घाना पक्षी विहार राजस्थान में है, विदेशी पक्षी भी इसमें आते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, आप कहेंगे भी सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है भाई। अब आप बताइएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वो कहाँ पर है, यहाँ पर देना है। तो आप कहेंगे सर दुधवा अगर बात करते हैं तो ये तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है भाई। ऑप्शन नंबर आपका डी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है, और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि रामसर सम्मेलन संबंधित है। रामसर सम्मेलन जो आपका संबंधित हुआ आपकी किससे है, तो आप कहेंगे सर रामसर से एक सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन में दोस्तों आर्द्र भूमि से जुड़ा हुआ है ना। 1971 में ईरान में रामसर शहर है, वहां पर एक हस्ताक्षर किए गए थे, तो इसलिए इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, और आपसे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। जी दिए गए विकल्प में से वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है, निगेटिव शब्द आपसे पूछा गया है। पहले को ऑप्शन देख लेते हैं। आपसे कह रहा है सर यहाँ पर देखा जाए आर्गन है, जलवाष्प है, मीथेन A+ दोनों है। याद रखिए जो वैश्विक तापन के लिए आर्गन, याद रखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्गन है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जैसे आपका जलवाष्प हो गया, मीथेन हो गया, CO2 हो गया, ये जलवाष्प के लिए जिम्मेदारी होती है। तो आप कहेंगे सर उत्तरदायी नहीं है, इसका मतलब आपकी आर्गन जो आपकी है वो आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए दिक्कत नहीं करती है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट पर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, और आपसे कह रहा है यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो वस्तुएं किस प्रकार की हैं। मतलब दोस्तों याद रखिए ये निम्न स्तरीय वस्तु कहलाती हैं। यदि किसी वस्तु की मांग ऋणात्मक है, भाई मांग ही नहीं है ना, और धनात्मक मूल्य लोच है, तो ये वस्तुएं आपकी आती है निम्न स्तर की आती हैं। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, निम्न स्तर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, और कह रहा है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है। आज की सीरीज में भैया नहीं क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, है ना, ध्यान देने की जरूरत है। याद रखिएगा यहाँ पर उत्पादन पद्धति, आय पद्धति, मिश्रित पद्धति होती है, लेकिन निवेश पद्धति आपकी नहीं होती। याद रखिए किसी देश की अगर राष्ट्रीय आय का निर्धारण करना है तो इसमें निवेश पद्धति का प्रयोग नहीं करते हैं, बाकी कहीं मिश्रित होगा, कहीं उत्पादन होगा, कहीं आय होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर, नंबर यहाँ पर नहीं दिया गया है, याद रखिए मिश्रित मत लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, और आपसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी। बताइएगा कि यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका होगा कि हमने कहा सर 4 वर्ष की थी, और ये समय से पहले आपकी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ये समय से पहले ही खत्म हो गई थी, केवल 4 साल की थी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सबका सही आ गया है। क्वेश्चन नंबर आपके 15 है, और आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। आपकी भौतिक राशियां हैं, जो 7 भौतिक राशियां होती हैं उनमें से मात्रक पूछा गया है, मिलान कर लेना है, आसान क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, एक्सेलरेशन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बल का क्या होता है, तो बल का होता है न्यूटन हो जाता है।
कार्य का मात्रा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जूल हो जाता है, और आवेग का होता है न्यूटन सेकंड होता है, मतलब फर्स्ट नंबर आपका मैच कर गया है, पहला ऑप्शन को लगा दीजिएगा। आएगा क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और आपसे कह रहा है किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। चाहे कोई कालीन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे चद्दर हो, है ना, उसमें जब आप पीटते हैं तो उसके धूल के कण बाहर आ जाते हैं, और ऐसा होता है जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व के कारण। मारिएगा क्वेश्चन नंबर आपके फर्स्ट में, यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है 17 नंबर, और आपसे कह रहा है कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है। ये तो आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा कि जो आपका सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, इसका जो मान होता है वो कितना होता है। 17 नंबर ऑप्शन आपको देना है। सब में लगभग आपको है, लेकिन बस आपको अंतर क्या है, 10⁻⁵, 10⁻12, 10⁻11, है ना, और इसमें यहाँ पर दिया गया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। मतलब आपको दोनों चीज देखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, मीटर स्क्वायर किलोग्राम। आप बताइएगा आंसर आपका होगा क्या। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻10 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसका राइट आंसर आपका बेस्ट जाएगा, डी के साथ जाएगा। दोस्तों याद रखिए, नोट करिएगा, लगभग सबका क्वेश्चन ये आंसर आपका गलत दिया गया है। तो भाई जितने लोग यहाँ पर दिए हैं जवाब, इसका आंसर डी हो जाएगा, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया 18 और आपसे कह रहा है सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है। प्रत्यास्था मतलब होता है जिसको बढ़ा सको, ठीक है, जिसको बढ़ा सको। अब आप बताइएगा यहाँ पर किसको सबसे ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और लोहा है, हीरा है, स्प्रिंग है और आपका क्वार्टाइज है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो लोहा, हीरा, स्प्रिंग, हीरा तो तुरंत टूट जाएगा, उसमें कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। लोहा है, स्प्रिंग है और आपका क्वार्टाइज है। यहाँ पर 18 नंबर की बात करते तो क्या हो जाएगा। अब ऐसे ऑप्शन में हमने कहा कि देखिए एक होता है स्टील, होता है इस्पात, जिसे बोलते हैं इस्पात, सबसे ज्यादा आपका हो जाएगा, है ना, लेकिन ऑप्शन में है नहीं है। और ऐसे ही अगर बात करते हैं तो ऐसे ऑप्शन में क्या हो जाए, हीरा नहीं होगा भाई, इसको बढ़ाएंगे क्या, इसको तो टूट जाएगा। हीरा जो आपका है वो तो तुरंत टूट जाएगा, तो फिर ये तो आपका बनेगा नहीं भाई, है ना, ये तो आपका बनेगा नहीं, क्योंकि आपसे पूछा गया है प्रत्यास्था पूछा गया। प्रत्यास्था मतलब होता है मेलेबिलिटी, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा लोहा हो जाएगा, ठीक है ना, इनमें से लोहा हो जाएगा। स्प्रिंग तो ऑलरेडी लोहा है, वो तो बढ़ेगी, लेकिन अगर स्प्रिंग को हम लोग बराबर कर दे, तार के जैसे हो जाएंगे, तो क्या घिसटेगी नहीं, उतनी घिसटेगी। हालांकि स्प्रिंग है हम कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लोहा को कर दें। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 18, एक बार फिर से सोचिए, फिर इसके बाद लगाइएगा। हम किसको किसको हटा सकते हैं ऑप्शन में, यहाँ पर हीरा हटा दीजिएगा, क्वार्टाइज को हटा दीजिएगा। अब आपके पास या तो हम लोग लोहा कहेंगे या तो आपकी स्प्रिंग कहेंगे। तो स्प्रिंग एक प्रकार से हम लोग प्रत्यास्थ को नहीं रखते हैं, ये जो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं उनके हिसाब से हम इसको ले जाते हैं। तो इनमें जो आपका लोहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि एक बार इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार कभी कभी आपसे गड़बड़ी कर जाता है। वैसे तो आपको हमेशा स्टील मिलता है, लेकिन आज मिला है जो आपके अलग अलग मिले हैं, ठीक है ना। हाँ, सोना हो तो सोना कर देंगे, लेकिन सोना है कहाँ है सोना। चलो आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 19 में कह रहा है विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिमेन हीट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन को संभल कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आज के क्वेश्चनों में से नहीं की संख्या ज्यादा मिल रही है। कह रहा है सर विशिष्ट ऊष्मा क्या है, तो कह रहा है पहला कि विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। गलत हो गया, यहीं से आपका आंसर मिल गया फर्स्ट नंबर। क्या पर नहीं लगा दिया है कि भाई विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है ना, कि वो कैसी है उसका। तो यहाँ पर देखिए नहीं शब्द आपका दिया है, इसका मतलब है कि आपका आंसर पहला ही मिल चुका है, यही आपका गलत हो गया है, ठीक है। आपसे पूछा गया था असत्य पूछा गया था, बाकी सब कुछ पॉइंट आपको सही मिल जाएंगे, ठीक है ना। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 20 में, और आपसे क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एरोसॉल का उदाहरण नहीं है। फिर से नहीं पूछा गया है। एरोसॉल मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर जैसे धुंध होता है, कोहरा होता है, बादल होता है, ये सब आते हैं, लेकिन जल में जो तेल होता है ये आपका एरोसॉल नहीं कहेंगे, है ना। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। हाँ, नहीं का आंसर भी नहीं होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 21 में कह रहा है आपसे क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। आविष्कार दिया गया है और आविष्कारक दिया गया है, आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन देखना है, आप लोग दे सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और इसके बाद सभी का जवाब आपके सामने रखा गया है। पहला ऑप्शन है न्यूटन, और न्यूटन की खोज यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन दिया है, न्यूट्रॉन चैडविक हो जाएगा। चलिए चैडविक के पास पहुंचते हैं। इलेक्ट्रॉन को अगर हम बोले तो आप कहेंगे सर जे थॉमसन को लगा दीजिएगा। यहाँ पर अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो आप प्रोटॉन किसको ले जाएंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपके ई गोल्डस्टीन लगाएंगे। और नाभिक की बात करते हैं तो आपके कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए रदरफोर्ड लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है।
क्वेश्चन मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में, एक बार बताते चलिएगा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 22 और आपसे क्या दिया गया है इसको समझिएगा। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया है 22 और 22 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए सोडियम परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होती है ना, कितनी होती है? 11 होती है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 क्या होता है? आप कहेंगे सर 2 होता है, फिर 8 होता है, बचा कितना? तो आप कहेंगे सर 1 बचा है। तो यहाँ पर जो 1 बचा है वही तो इसका आंसर आ जाएगा ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो कुल आपका है तो इसका आंसर आपका डी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। क्लियर हो गया है? 2 8 1 भाई सोडियम के 11 होता है ना, तो एक एक्स्ट्रा बचेगा और एक एक्स्ट्रा बचेगा तो कोर संख्या मतलब लास्ट संख्या जो आपकी आएगी वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? हाइड्रा एसिड में जो आता है वो आपका आता क्या है? तो आप कहेंगे सर हाइड्रा एसिड में जो आपका आता है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आपका है इसको हाइड्रा बोलते हैं, याद रखिएगा। इसमें H+ आयन की सांद्रता अधिक होती है, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पर H+ आयन ज्यादा होता है तो इसको प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। तो इसका आंसर आपका जो बनेगा इनमें से ऑप्शन नंबर आपका सी बेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 24 और आपसे कह रहा है कि बायल, चार्ल्स और आवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या होता है? इन सबको अगर मिला देते हैं तो एक नया होता है आदर्श गैस नियम। इन सब का नियम एक साथ मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं आदर्श गैस नियम। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है और आपसे कह रहा है कि जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक को ऐसे मानते हैं भैया, 25 नंबर में बताना है। आप कहेंगे जीवाणु विज्ञान जो आपके हो जाएंगे, सूक्ष्म जीव नहीं दिया है, सूक्ष्म जीव नहीं दिया है, यहाँ पर दिया गया है जीवाणु। इसका मतलब वही हो जाएगा, लुई पास्चर आपका हो जाएगा, आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। लुई पास्चर आपका आंसर वही हो जाएगा, जीवाणु कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है और आपसे कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? दोस्तों याद रखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये जो बनी होती है इसमें सबसे ज्यादा मात्रा होती है प्रोटीन की। किसकी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, मतलब सबसे ज्यादा जो होती है वो प्रोटीन आपकी होती है, इसमें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से आपके सामने नहीं वाला ऑप्शन आया है। तो कहेंगे सर ये रक्त का तरल मैट्रिक्स है, ये रंगहीन होता है, इसमें रक्त की कणिकाएं होती हैं। तो आप कहेंगे सर प्लाज्मा में रक्त कणिका होंगी नहीं। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। नहीं पूछा है तो आपका आंसर यहाँ पर सी, यहाँ पर आपका हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन आपका सही नहीं है, इसमें रक्त की कणिकाएं कह रहा होती है, नहीं होती है। यह आंसर सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 से कह रहा है हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? हेपेटाइटिस के टीके भी लगते हैं, याद रखिएगा। और ये जो आपका होता है यकृत, है ना, जिसका लीवर खराब हो जाता है, जिसके लीवर खराब हो जाता है, खूब ढेर सारे दारू पीता रहता है ना, उनके लीवर जल्दी खराब होता है ना। बाकी जरूरी नहीं कि हाँ सिर्फ दारू पीने से हो जाए, मतलब ये कहीं ना कहीं हम दोस्त तो इसी को देखते हैं जो आपकी कमियां होती हैं। तो कहेंगे सर यकृत जो ऑप्शन है बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 29 है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा है जो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? मतलब आप लोग जो सोचते हैं वो किससे सोचते हैं? आप लोग जो सोचते हैं वो प्रामस्तिष्क से सोचते हैं। किससे? प्रामस्तिष्क मानव शरीर का या मनुष्य के मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है जो सोचने का कार्य करता है, और ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है, याद रखिए, ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो अग्र मस्तिष्क का ही एक भाग होता है। प्रामस्तिष्क में जैसे संवेदी संबंधी चीजें हो गई, प्रेरक हो गई, संगति क्षेत्र हो गई, ये सब आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? ग्राम सभा है और ग्राम सभा दोस्तों आपका हो जाएगा 243 के फर्स्ट में आता है ना। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। तभी तो हमने कहा जरूरी नहीं कि दारू से ही केवल खराब हो, याद रखिए हमने पहले ही कहा है कि जरूरी नहीं कि दारू से यहाँ पर हो जाएगा। लोगों को कैंसर तो बिना तंबाकू के खाने से हो जाता है ना, जरूरी नहीं है। लेकिन दोष हम वही देते हैं जो लोग उस चीज के लत लगे होते हैं, तो दोष उसी को देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, नॉर्मल व्यक्ति का कहेंगे अरे भगवान की देनी थी, है ना, लिखा था तो भोग रहे हैं। लेकिन अगर कोई दारू पीने वाला व्यक्ति अगर एक्सीडेंट हो जाए तो कह रहा चला लो, है ना, क्यों भाई, यही तो कहते हैं। और पी के चला लो, और अपाची चला लो, और 6 गियर डाल लो, है ना। तो भैया जो चीज उसकी आदतें होती हैं उस आदतों को ही बोला जाता है। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 31 में और आपसे क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? मतलब संविधान में जो दोनों बैठक होती है, राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो ये जो बुलाया जो प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई, ये कह रहा है। जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, ये आपसे पूछा गया है।
31 नंबर आपके सामने है और आप कहेंगे सर ये तो आपकी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और इस व्यवस्था का जो मकसद है कि जो विधायी गतिविधियां होती हैं, गतिरोध होते हैं, उनको दूर किया जाए। जो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में थोड़ा सा मतभेद हो जाते हैं उनको दूर किया जाए ना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। मतलब जो उच्चतम न्यायालय है वो एक अभिलेख न्यायालय की तरह कार्य भी करता है, ऐसा जो उल्लेख किया गया है वो किसमें किया गया है ये कह रहा है। तो दोस्तों 129 नंबर आपका आर्टिकल है, फर्स्ट नंबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की सभी शक्तियां मिली हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है और आपसे यहाँ पर दिया है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाली जो वेतन होते हैं, भत्ते होते हैं, पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में मिलता है, बताइएगा। संघ के जो संघ मतलब जानते हैं भाग 5 के अंतर्गत जितने भी पदाधिकारी होंगे उनको जो वेतन भत्ता मिलता है ना, साबुन, मोबाइल फोन के रिचार्ज के लिए जितना भी कुछ मिलता है, ये सब के बारे में एक सूची है जिसमें इनको जानकारी दी जाती है ना। तो कहेंगे सर ये आप देखा जाए तो आपकी कौन सी अनुसूची है, तो संविधान के दूसरी अनुसूची में है। इसका आंसर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 34 और आपसे कह रहा है, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। हमने कहा राजभाषा आपकी हिंदी है, लिपि आपकी देवनागरी है और इसका जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है, तो कहेंगे सर भाग 17 में 243 से लेकर 251 तक 343 से भाग 17 में इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि आपसे राजभाषा पूछा गया है। और याद रखिएगा कौन सा आर्टिकल है, तो आप कहेंगे सर 343 से स्टार्ट होता है और 351 तक इसमें चर्चा आपसे की गई है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 34 और आपसे कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो कौन सी चीज का उल्लेख नहीं मिलता है, याद रखिए 35 नंबर में उल्लेख आपको मिलेगा क्या, धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। बाकी जो आर्थिक न्याय है, सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, सबका है, लेकिन धार्मिक कोई न्याय आपका नहीं है, इसलिए आपका फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 से कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। मतलब जो सहकारी समितियां होती हैं इसको जो जोड़ा गया था वो कौन से संविधान के संशोधन के किया गया था। आर्टिकल नंबर 368 के माध्यम से संविधान में संशोधन होता है। और यहाँ पर 36 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर। याद रखिए 2011 में 97 नंबर का संशोधन हुआ था और इसमें सहकारी समितियां जो शब्द है वो आपका जोड़ा गया, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 37 में और आपसे कह रहा है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस संस्कृति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। पहले आपके मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और ये मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़ा गया था किसके माध्यम से, है ना, किसने इस पर विचार किया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखे जाए स्वर्ण सिंह समिति है, यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा है मौलिक जो संविधान का भाग नहीं है, यह संविधान को बाद में जोड़ा गया था, मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं था। तो ये जो आपका मौलिक कर्तव्य है ये मूल संविधान में इनका जिक्र नहीं था, बाद में इनको संशोधन किया गया और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कि आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है। एक क्वेश्चन आपको डेली मिलता है। हमने कहा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब होता है हटाने की ये प्रक्रिया है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा 2/3 बहुमत पारित कर दे, है ना। तो भैया इन पर महाभियोग लग जाता है। और देखा जाए तो ये प्रक्रिया आपकी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। मतलब यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आपका डी यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। और ये आपको क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आपको बताया गया है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे दिया गया है, क्वेश्चन है पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत के जो चुनाव होते हैं, है ना, इसका जो निर्णय लिया जाता है वो किसके द्वारा लेते हैं। याद रखिएगा ये जो आपकी राज्य सरकार है वही कराएगी, केंद्र सरकार का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है और आपसे कह रहा है, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। दोस्तों 40 नंबर दिया है और कुरु की बोलते हैं तो इंद्रप्रस्थ, बिल्कुल सही है। मतलब इसका मतलब है महाजनपद वाली क्लास आपने देखा होगा। इंद्रप्रस्थ जो इस समय दिल्ली है ना, इस समय जो आपका आधुनिक दिल्ली है वही आपका है। इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। यमुना शहर के किनारे है। क्वेश्चन नंबर आपके 41 है और आपसे कह रहा है कि भगवान बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है। भगवान बुद्ध ने जब ग्रह त्यागा तो इसका प्रतीक आपका यहाँ पर है क्या, तो भैया घोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा, अच्छा इस प्रक्रिया को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। इनके ग्रह त्यागने की जो घटना है उसको बोलते हैं महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो गया है फर्स्ट, यहाँ पर राइट हो जाएगा।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, गढ़वाल वंश का संस्थापक बताना है। गढ़वाल वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? तो कहेंगे सर गढ़वाल वंश 42 नंबर है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में क्षत्रिय शक्तियां हुआ करती थी। यहाँ पर 42 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये चंद्रदेव थे। कौन? चंद्रदेव इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बिहार के मध्य जो कुछ हिस्सा है उसमें शासन होता, तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपके 43 से कह रहा है, दीवान ए खैरात निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? दोस्तों याद रखिए, ये जो फिरोज शाह तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। दीवान ए आपका खैरात दिया गया है, याद रखिएगा। दीवान ए खैरात की बात हो रही है, इसका आंसर आपका फिरोज शाह तुगलक के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है और आपसे कह रहा है कि एकासम गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला है? यहाँ पर बताना है दोस्तों 44 नंबर में। ये जो मौर्य काल आपका है ना, यहाँ पर जो मौर्य काल आ रहा है, इसका आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मौर्य काल से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 45 और आपसे कह रहा है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहां पर है? 45 नंबर आपके सामने है और आप कहेंगे सर ये लाहौर में है, यहाँ पर दिल्ली में है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है कुवत इस्लाम, ये मस्जिद आपकी दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर 45 नंबर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में आपकी स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 46 नंबर आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है, सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहां से आयात किया जाता था? सिंधु काल में जो सीसा आता था ना, है ना, आयात है, आयात मतलब खरीदा जाता था। और ये कहां से खरीदते थे? तो याद रखिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ईरान से खरीदते थे, ईरान से, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है और आपसे कह रहा है सर जी ये बताएगा, कुछ आपके प्रतिबंध हैं और इन प्रतिबंध को बिल्कुल आपको छाप लेना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से छपा हुआ मिलता है। कह रहा है सर जी शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया गया, शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया वेलेजली, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया आपके विलियम बेंटिंग, दास प्रथा पर लगाया लॉर्ड एलनबरो, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध जो आपका लगाया कैनिंग, है ना। मतलब ये अच्छी चीजें हैं। जैसे होता है ना, कहते हैं अभी अब के समय में पशुओं की बलि दी जाती है, वैसे पहले के समय बहुत ऐसे आपके जो जनजातियां थी, है ना, जंगलों में रहती थी, या बहुत ऐसे आपके समुदाय थे जो बच्चे की बलि दिया करते थे। कहते हर साल में एक बच्चे की बलि दी जाएगी। तो वो शिशु वध जो होता है उसका प्रतिबंध लगाया वेलेजनी ने। सती प्रथा आप लोग जानते ही हैं, है ना, कि किसी का पति मर जाता था तो पहले उस जो महिला थी उसी चिता में बैठकर उसको भी दफना देते थे, मतलब उसी को जला देते थे। दास प्रथा मतलब हुआ कि लोग जो दासी बना के रखने लगते थे, लोगों को खरीद लेते थे और दास बना लेते थे। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह तो आप जानते ही हैं। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका अच्छा है, नोट कर लीजिएगा, यदि क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है 48 नंबर आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 48 नंबर है और 48 का ऑप्शन आ गया है, तो डी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है और आपसे कह रहा है, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? दोस्तों यहाँ पर 49 नंबर है और 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा, एमजी रनाडे का नाम सुना होगा, एमजी महादेव गोविंद रनाडे, यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 50 है और आपसे कह रहा है कि इनाम कमीशन की स्थान किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? यहाँ पर स्थापना कह सकते हैं, आप कहेंगे सर ये जो आपके डलहौजी है ना, इनाम आयोग की जो स्थापना है, इनाम कमीशन की जो स्थापना यहाँ पर स्थापना कर लेना है, ये डलहौजी के समय हुआ था, 1862 में हुआ था। और इस आयोग का मकसद होता है कि उन जमीनों पर नियंत्रण करना जिस पर राजस्व नहीं चुकाया जा सकता है। जो लोग टैक्स नहीं देते थे, जो राजस्व नहीं चुकाते थे, उनकी जमीन को हड़प कर लेते थे, ये होता है इनाम कमीशन। इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और इस प्रकार से टॉप 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। वीडियो कैसा लगा एक बार बताइए, आपका मन खुश हुआ है कि नहीं हुआ है? बाकी जो जीएस पढ़ते हैं उनको बिल्कुल मन खुश हो गया होगा कि नहीं सर जी अगर ऐसे हम यहाँ पर जीएस पढ़ते रहेंगे तो एक दिन झंडा जरूर गाड़ के आएंगे। लेकिन भैया जिनको जीएस पढ़ने नहीं है तो उनके लिए तो हम चाहे तूफान ला दें, है ना, उनके लिए तो हम चाहे तूफान ला देंगे, उनको भी भूकंप नहीं सा एहसास होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सेशन को लाइक नहीं किए हैं आज, है ना, तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जुड़े हैं तो